हाँ जी, तो पहले तो ये बता दें आप लोग कि आप लोगों ने पास पेपर्स कर लिए जो दिए थे मैंने, दैट इज़ वेरी की, क्योंकि आपको अपनी असेसमेंट करना लाजमी है कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगा उसमें ऑल टुगेदर न्यू न्यू तरीके के सवाल होंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले वो तो कर लें जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सही है ना। तो अच्छा, अगर इसका हल हम निकाल लेते हैं ना, अगर आप दूसरा स्टैंडर्ड शुरू करते हैं और पहले वाला भूल जाते हैं, इसका हल ये है कि हम फिर जो मैं क्विज़ेस दूँ आपको उसमें पिछला भी डाल दूँ, सही है ना। ऐसा कर लेते हैं ताकि आप पिछला वाला भी नहीं भूलें, तो हम यूँ कर लेते हैं। सही जी, हाँ भाई जल्दी बता दो बच्चों कि क्या यू गाइज आर डन विद पास पेपर्स। हाँ जी जल्दी से, आपकी खामोशी ये बता रही है कि नहीं। ऑलमोस्ट, चलें कर लिए, यहाँ पे कर लिए, ओके। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने न्यू स्टैंडर्ड की, जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर IE33 होने वाले ना, बस गुड गुड वेरी गुड, करें आप लोग वो। चलें जी, ये स्टैंडर्ड वैसे तो जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो उसके एक एक पेज पे आंसर आते हैं, बट वील मेक श्योर कि हम इसका आंसर जो लेके आएंगे वो 1 या 2 लाइनों में लाएंगे डेरिवेटिव्स लगा के, तो वो आपका जो भी वर्किंग होगी ना वो सम अप हो जाएगी 1 से 2 लाइनों के अंदर। तो उसके लिए अगेन आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, जैसे आपने पीछे हर स्टैंडर्ड को समझा है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर क्यों करते थे, सारी वजहें पता थी ना, तो यहाँ पे भी सारी लॉजिक्स के साथ करेंगे। चलें, मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है। ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। क्या ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सर दिस इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। ये शेयर होल्डर को ये बताता है कि कंपनी ने एक शेयर पे शेयर होल्डर को कितना कमा के दिया। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे एक फिनोमेना डेवलप करूँ आसानी के लिए, तो मैंने कहा ये है कंपनी ए और ये हो गई हमारी कंपनी बी, 2 कंपनीज हैं। अच्छा, अर्निंग का मतलब है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब तक हाँ, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अर्निंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने कहा ये कंपनी है, इसने 200 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है और ये कंपनी है, इसने 250 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर को इशू हुए हैं, कंपनी इशू करती है ना शेयर, हमने तो कैश फ्लो में तभी तो पहले सिखाया मैंने, तो वो शेयर्स आ रहे हैं इसके कोई 25 मिलियन और ये आ रहे हैं 20 मिलियन। अब मुझे सिर्फ एक काम करें, प्रॉफिट को डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर्स से। प्रॉफिट को डिवाइड करके बताएं जल्दी से नंबर ऑफ शेयर्स से। कंपनी ए का कितना आता है? 8 आता है। हमने कहा 8 पर शेयर और ये आ गया 12.5 पर शेयर। अच्छा, ये सूरत हाल आपको ये बता रही है कि कंपनी ए ने पूरे साल जितना भी कमाया अपने हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना कमा के दिया? 8 रुपए पर शेयर। अगर मैं इसके बरक्स कंपनी बी को देखूं तो उसने जितना भी कमाया उसने अपने हर एक शेयर होल्डर को उसके एक शेयर पे कितना कमा के दिया? 12.5 पर शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये पावर वैल्यू नहीं है, नंबर है। देखो, पावर वैल्यू इज द अमाउंट, दिस इज नॉट द अमाउंट, दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स। जब नहीं आप 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये वो नंबर हैं कि फॉर एग्जांपल आज अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मैं पता है क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि यार ये कंपनी की EPS क्या है। एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, मैं रेशियोज में आपको बहुत सारे सिखाऊंगा, पर ये वन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है कि भाई अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने या कंपनी मुझे एक शेयर पे या किसी भी शेयर होल्डर को कितना कमा के देख रही है, तो उसके लिए मुझे EPS देखनी होगी। यानी आज अगर मैं देखूं आज मैं इस कंपनी में पैसे डालता हूं और मैं XYZ नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करता हूं, तो ये कंपनी मुझे मेरे हर एक शेयर पे कितना कमा के देगी। तो ये इसलिए कहा गया कि इसका नाम है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई है।
क्लियर है? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो 25 मिलियन है उसमें मेरे 5 मिलियन शेयर्स हैं मेरे, यानी मैं शेयर होल्डर हूँ ना, इंडिविजुअल हूँ, तो मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 8 से कितना आता है 40, तो मैंने कितने कमा लिए 40 मिलियन, क्योंकि एक शेयर पे कितनी कमाई है 8 रुपए पर शेयर, ऐसा ही है ना। और अगर मैं 5 मिलियन शेयर रख के बैठा हुआ हूँ, तो भाई अगर मेरे पास 5 मिलियन शेयर्स हैं तो एक शेयर पे कमाई कितनी है 8, तो मेरी कितनी हो गई। तो हर शेयर होल्डर अपने हिसाब से देख लेता है कि उसने कितने कमा लिए, यहाँ तक क्लैरिटी है। अच्छा, अब कमाना अलग बात है और बांटना अलग बात है। बांटा जाएगा तो वो डिविडेंड होता है, तो वो इसमें से देखा जाता है कि भाई कंपनी ने कमाया कितना और बांटे कितने। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि पहले वो देखती हैं कि हमने अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना कमा के दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब आइडियली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 8 रुपए पर शेयर कमाया और आप अपने शेयर होल्डर को बोल रहे हो 50 रुपए का डिविडेंड ले जाओ, 50 रुपए पर शेयर का। क्या ये लॉजिकल बात है? नहीं। दैट मीन्स कि यू नीड टू सी फर्स्ट कि आपने एक शेयर पे सामने वाले को कमा के कितना दिया है। वंस यू आर डन विद दिस कि एक शेयर पे कितना कमा के दिया सामने वाले को, देन आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। बात क्लियर है? तो अभी हम वापस से एक रिकैप करते हैं इसका। जल्दी से मुझे बताओ ईपीएस है क्या? आपने बोला सर ये क्या है, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है। तो मैंने कहा भाई अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितना कमा के दिया। किसको कमा के दिया? शेयर होल्डर को। तो मैंने कहा इसका भी बेसिक फॉर्मूला देख लें, ये है कि आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया, ये कंपनी की अर्निंग है, इसको डिवाइड कर दिया किससे? शेयर से। यहां पे क्लैरिटी के साथ लिख देते हैं, ये है नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किए हुए और लोगों से क्या लिए हुए पैसे, लगाए हुए पैसे थे ना कंपनी में। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कंपनी ए ने अगर 200 मिलियन कमाया एक साल में, क्योंकि अर्निंग तो फॉर द ईयर होती है, और मैं ये देखूं कि कंपनी के शेयर्स कितने इशू हुए हैं 25 मिलियन। अब इसमें एक शेयर होल्डर भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। हमने कहा हमने अपने हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना कमा के दे दिया 8 रुपीज पर शेयर। ये कैसे निकाला सर? हमने 200 मिलियन को 25 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। बात क्लियर है? दूसरी कंपनी पे आ जाए। दूसरी कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया 250 मिलियन का। उस कंपनी ने 250 मिलियन का प्रॉफिट तो कमा लिया, पर उस कंपनी ने लोगों को शेयर कितने इशू किए हुए? 20 मिलियन। जाहिर सी बात है 20 मिलियन ऐसे नहीं इशू किए होंगे, पैसे लिए होंगे। तो वो 20 मिलियन की इशुएंस पे अब आप मैं समझे सब शेयर होल्डर हैं। हम बैठे हुए घर पे मार्केट में, हम ये देख रहे हैं कि भाई कंपनी बी ने कमाया कितना है 250 मिलियन। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना रिटर्न दे रही है, तो मैं उसको उससे डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मुझे पर शेयर की अर्निंग मिल जाएगी? तो ये बताया मुझे जल्दी से कि कंपनी बी आपको कितना कमा के दे रही है 12.5 पर शेयर। यानी आज अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचूं तो क्या मैं उसकी ईपीएस पे नजर रखूं? अच्छा, जब मैं ईपीएस पे नजर रखूंगा तो वो मुझे ये बता सकता है कि कंपनी कमाती कितना है और एक शेयर पे कितना रिटर्न दे रही है। एग्रीड? अच्छा, कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। भाई प्रॉफिट भी देखना चाहिए, पर आप ये देखें भाई आपको तो पूरा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना, आपको तो पर शेयर पे मिलेगा। तो जितने आपके शेयर्स होंगे उसके हिसाब से आपने देखना। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप देखेंगे उसकी ईपीएस क्या आ रही है। तो अगर मैंने आपको फिर एग्जांपल दी, अगर मैं कंपनी ए का शेयर होल्डर हूं और मैंने 5 मिलियन शेयर खरीदे हुए, तो मेरी एक शेयर की अर्निंग कितनी है 8। तो मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरी अर्निंग मिल जाएगी कि इस कंपनी ने पर शेयर पे 8 रुपीज कमा के दिए, तो मेरी जेब में कितने आएंगे 40 मिलियन। तो दिस इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जो कि निकालता कौन है? कंपनी। किसके लिए निकालती है? शेयर होल्डर के लिए। तो हम एज अ कंपनी सोचेंगे यहाँ पे कि हम अपने शेयर होल्डर को क्या बताएंगे? अर्निंग पर शेयर। एक और बात, अर्निंग पर शेयर इज नॉट अकाउंटिंग, इज अ प्रेजेंटेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग पर शेयर इज नॉट अ अकाउंटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ उसको क्या करना है? प्रेजेंट करना है शेयर होल्डर को कि तुमने एक शेयर पे कमाया इतना है। क्लियर है? इसको कॉपी करें जल्दी, फिर आगे लेके चलते हैं। ₹10 का एक शेयर लिया है, हाँ तो उसके अलावा है ना, तो ये तो कमाया है। 10 रुपये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो तो हमने पैसे दिए होंगे। अब जो जो कमाते जाएंगे ना वो कहलाएगी अर्निंग पर शेयर।
अब आप इसको नहीं बांटेंगे तो ये रिटेन अर्निंग में जमा होता जाएगा, बांटेंगे तो रिटेन अर्निंग से चला जाएगा डिविडेंड के नाम पे। हाँ जी ऑनलाइन वालों क्लियर है, जल्दी बता दो जी। ईपीएस पीएनएल का पार्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। डिविडेंड को देने के लिए ये भी एक चीज देखी जाएगी कि कमाया कितना और बांटे कितना। अच्छा जी अलीना कह रही है सर मींस डिविडेंड 8 रुपीज से ज्यादा नहीं दे सकते फॉर कंपनी। यस आइडियली यू कैन नॉट गिव डिविडेंड मोर देन ₹8 पर शेयर। लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो कमाएंगे चलो मैक्सिमम उतना ही बांट लो यार, पर कंपनी अपने पास पैसे रखती है ताकि वो बिजनेस भी करे ना, ऐसा तो नहीं है जो कमाया घर ले गए। तो ये भी एक देखने का तरीका है। क्लियर है अलीना? वेरी गुड, बिल्कुल सही थिंकिंग। अच्छा ये देखो अच्छा सवाल किया अलीना ने कि सर डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है ना, मुझे बताते हैं आप ये प्रॉफिट कहाँ जाके जमा होता है? रिटेन अर्निंग में, तो वहीं से ही बांटूंगा ना। तो वहीं से ही बांटने के लिए ये तो देख लो कि आपने हर एक शेयर होल्डर को कमा के कितना दिया है, तो वो यहीं पे आपको अंदाज हो जाएगा। देखो प्रॉफिट तो 200 मिलियन अलीना सीधा सीधा कहाँ चले आएगा? उसमें रिटेन अर्निंग में। पर मुझे ये देखना है कि इस 200 मिलियन में से कितना बांट सकता हूँ, तो उसके लिए पहले ईपीएस देख लो ना कि आपने गुल्लक में जमा करने से पहले हर एक शेयर होल्डर को कितना कमा के दिया। अब लेट से आप मार्केट में गए, आपने चौड़े हो कि आप कंपनी चला रहे हो, आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, सही है ना, आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, चलो भाई हम डिविडेंड दे रहे हैं 10 रुपये पर शेयर, आपको पता ही नहीं है एक शेयर पे कमा के कितना दिया है, तो सही है गुल्लक में जमा हुआ, तो गुल्लक से बांटने से पहले ये तो देखो ना कितने रुपए का डिविडेंड देना है एक एक शेयर होल्डर को, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने कमाया कम है उसको दे ज्यादा रहे हो। एग्रीड है? तो ये थिंकिंग प्रोसेस है। हाँ या मैक्सिमम 8। यस बिल्कुल सही है अलीना, क्लियर है? इसकी प्रेजेंटेशन वैसे कर सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड ने बताई है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में सेम होनी चाहिए ना। यानी मैं किसी भी दुनिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखूं तो उसमें हर जगह ईपीएस का तरीका क्या होना चाहिए? सेम। यानी आज अगर मैं यूके की कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूं तो मैंने उसकी ईपीएस देखी होगी, उसका देखने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। किसी कंपनी के तो पूरी दुनिया कैश फ्लो सेम बनाती है। नहीं शेयर होल्डर तो देख सकता है ना, फाइनेंशियल्स बनते ही किसके लिए हैं? शेयर होल्डर के लिए देख सकते हैं। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के तो अवेलेबल नहीं होते ना, क्योंकि प्राइवेट। कौन सी कंपनी? पीएसओ, पीएसएल, ये कौन सी कंपनी है? ये तो पाकिस्तान सुपर लीग हो गई। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बनते हैं विशाल, अभी वो सीखते हैं। नहीं 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 जरूरी नहीं है। देखो भाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड जरूर मिलेगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि आपने उनको कमा के इतना दिया, अब इसमें से मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस नीड्स, कि पैसा चाहिए तो डिविडेंड नहीं। हाँ यही होगा ना, सही है। चलें पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलें जी आगे। हमने कहा चलें ये तो हो गया, यहां पे हमने सीख लिया कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, अब आगे की चीजें सीखते हैं। आ जाओ। हमने कहा सर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी में हमारे पास दो तरीके के शेयर होल्डर होंगे। नहीं नहीं अब्बास कह रहे हैं सर आप स्लो मूव कर रहे हैं। नहीं स्लो मूव नहीं कर रहा, मैं वैसे ही मूव कर रहा हूं जैसे हूं। आवाज सही आ रही है आपको अब्बास? जल्दी बताओ। और स्लो खुद कैसे मूव करूंगा कैमरा के सामने? चलें जी जल्दी से। मैंने कहा भाईजान यहां पे आपने लिखा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और ये आ गया आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फोकस होकर देखिएगा बच्चों, ये आ गए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये आ गए
प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी जो है, कंपनी बन के सोचना है, वो तो एग्जाम्पल थी, सही हमने देख लिया शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से। कंपनी बन के सोचे हैं तो कंपनी लोगों से पैसे लेती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। एग्रीड? कंपनी जो लोगों से पैसे लेती है दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। और मैंने आपको कैश फ्लो में इतना सुकून से ये सिखाई है पूरी फाइनेंसिंग, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, कंपनी क्या एंट्री बनाती है, कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल। ये लगाए हुए पैसे होते हैं, ये कमाए हुए पैसे नहीं होते। अब वो कह रहा है कि जब आप किसी कंपनी में लोगों से पैसे लेते हैं तो उसको कहते हैं आप कंपनी के मालिक बन जाएं, यानी शेयर होल्डर। क्या बन जाएं? मैं उधार नहीं ले रहा, मैं कंपनी का मालिक बना रहा हूं। तो वो कह रहा है जो आप शेयर इशू करते हैं ना, वो शेयर इशू करने की भी दो क्लासेस हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो फिक्स है, यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर मैंने इससे पैसे लिए और मैं इसको कह रहा हूं कि भाई मैं तुम्हें 15% का डिविडेंड दूंगा, तो मतलब 15% ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले इसको डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब आप बोलेंगे सर कोई बंदा फिर यहां क्यों आएगा, प्रेफरेंस में ही क्यों जाएगा? एग्रीड? जब हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब हम कंपनी सेटअप करते हैं ना, तो मुझे जाहिर सी बात है आवाम से पैसे चाहिए होते हैं कंपनी चलाने के लिए, तो मैं शेयर होल्डर को घेरता हूं। अब कोई बंदा बोलता है यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने कहा सही है उधार दे दो। बोलेगा उधार देंगे तो भाई जाहिर सी बात है फिर वो इंटरेस्ट वगैरह उस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, मुझे कंपनी का मालिक ही बनना है। पर ऐसा मालिक बनना है कि मेरा रिटर्न फिक्स कर दो, ऐसा मालिक बनना है कि मेरा रिटर्न फिक्स कर दो। मैंने कहा सही है भाई, आपको ऐसा मालिक बनना है, रिटर्न फिक्स कर देते हैं, तो आपको हम एक तरीके के शेयर इशू करेंगे जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। इसने बोला भाई प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, हमने बोला कुछ भी नहीं होगा, आपका रिटर्न फिक्स होगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा। एग्रीड? ये बात होगी। और कंपनी अगर बंद हुई तो सबसे पहले आपके पैसे दिए जाएंगे। यानी सर जब कंपनी लिक्विडेट होती है, देखो सबसे पहले कंपनी लिक्विडेशन में ना एक प्रोसेस होता है, कंपनी जब बंद हो रही होती है ना, सबसे पहले आप लेनदारों के पैसे देते हैं, दैट इज डेटर्स, जो आपके लैंडर्स होते हैं सबको पैसे दे दोगे आप, उसको साइड में किया। फिर जो पैसे बच जाते हैं वो आइडियली शेयर होल्डर को मिलने चाहिए, तो वो शेयर होल्डर की जगह पहले किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो आपने कहना चाहिए कि सर फिर इन दोनों में फर्क क्यों है? फर्क इसलिए वो महंगा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर महंगा होता है। तो अगर आज मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहता हूं और मुझे प्रेफरेंस चाहिए, मुझे रिटर्न फिक्स चाहिए, तो मैं सीधा सीधा जो पैसे हैं वो ज्यादा दूंगा, क्योंकि मैं प्रीमियम दूंगा। तो प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पार वैल्यू पर शेयर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर 10 हो और प्रेफरेंस शेयर की 100 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस से महंगा है, रिटर्न फिक्स दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं एक शेयर तुम्हें 100 रुपए का मिलेगा, एक शेयर तुम्हें, तो सही है 100 रुपए का मिलेगा, तो रिटर्न भी 100 पे ही मिलेगा ना, क्योंकि पावर वैल्यू कितनी है उसकी 100, क्योंकि रिटर्न तो आपको पता है ना किस में मिलता है, फेस वैल्यू पे, पावर वैल्यू पे। तो उसके लिए 100 हो गई, इसके लिए 10 हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। अगेन मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, रिटर्न फिक्स हो जाएगा, सही है जी। और हमने कहा कि लिक्विडेशन में क्या होगा भाई, इसको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कंपनी जब बंद होगी तो सबसे पहले इसके पैसे दिए जाएंगे। भाई अगर फॉर एग्जांपल आज मैं कंपनी बंद कर रहा हूं, सारे एसेट लायबिलिटी बेच के जो पैसा आएगा सबसे पहले लेनदारों को दूंगा, क्लियर है। फिर जो पैसे बच जाएंगे वो किसके होते हैं, शेयर होल्डर के, तो उसमें से भी पहले किसको जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर किसको मिलेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। अच्छा टेक्निकली अगर आप इस बात को समझ पाए, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है, क्योंकि अब देखो एक और बात है, एक और बात है, एग्जाम्पल है, इसको तो 15% का रिटर्न फिक्स दे रहा हूं ना, क्लियर है। इसको 15% देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो किसका है, तो इसका जो गुल्लक है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका दिल भी बड़ा है, सीधी सी बात है, ये रिस्क भी ज्यादा ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी कहानी सुना के मैंने आपको एक चीज सिखाई कि इसका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं है, ऐसा ही है ना, फिक्स नहीं है, तभी तो दोनों में फर्क है। तो मैंने आपसे एक पूछा जवाब कि मैं ईपीएस किस शेयर होल्डर के लिए निकालूंगा, ऑर्डिनरी के लिए। हाँ वो तो अभी बताऊंगा कैसे, पर मुझे बताओ
जो ईपीएस निकाली जाएगी, अर्निंग पर शेयर के, एक शेयर पे कितना कमाया, वो किस शेयर होल्डर के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसको तो पंचायत ही नहीं है। वो कह रहा है भाई तुम कमाओ या ना कमाओ, मुझे कितने चाहिए, 15%। पर ये इंटरेस्ट नहीं है, ये डिविडेंड है, क्योंकि वो मालिक है। क्लियर है? देखो इंटरेस्ट किस पे लगता है, लोन पे। इंटरेस्ट किस पे लगता है, लोन पे। क्या ये लोन दे रहा है या कंपनी का मालिक बन रहा है, मालिक बन रहा है। तो इसको भी जो दिया जाएगा वो डिविडेंड दिया जाएगा। फर्क इतना है कि इसका रिटर्न फिक्स है, तभी उसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो आज के बाद आपसे पूछा जाए सर जब लॉस होगा तब भी प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, यस, क्योंकि उसने तो सीधा बोला है भाई आप कमाओ या ना कमाओ, आपकी रिटेन अर्निंग से मुझे पैसे चाहिए। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है। एग्रीड है? चलें, खैर मैं आपसे पूछूं ईपीएस कौन से शेयर होल्डर की निकाली जाएगी, तो आपसे पूछा जाए दूसरा सवाल कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए क्यों निकाली जाएगी, क्योंकि टेंशन ही उसको होगी कि मैंने कमाया कितना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप बोलो देखो तुमने कमाया इतना है, तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरी भला से जितना भी कमाऊं मुझे कितना मिलना है, 15%। तो मुझे जो ईपीएस बतानी है वो किसको बतानी है, ऑर्डिनरी। तो हमने ये एक बार की एलिमेंट सीखा है यहाँ पे कि ईपीएस कैलकुलेट की जाती है सिर्फ कौन से शेयर होल्डर के लिए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, EPS is calculated for ordinary shareholder। सही जी? अच्छा भाई, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न हर साल देना लाजमी है या कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो आगे बताता हूं, पर उसका रिटर्न फिक्स है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट भी नहीं होता। वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं, इनके पास। कंपनी वो चला रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ भाई हम कंपनी के मालिक तो हैं, पर कहने का मतलब ये है कि हमारा रिटर्न क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, बस दैट्स इट। सही है जी? कुछ क्लासेस ऐसी भी होती हैं जिसमें आप उसको वोटिंग राइट्स देते हो पर इतना कंट्रोल नहीं देते कि वो आप पे हावी हो जाए। वो सारा का सारा पावर किसके पास होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होती है। कुछ क्लास होते हैं जिसपे आप कहते हो, मतलब आप जब आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे होते हैं ना, उसमें सारी पावर डॉक्यूमेंट हो जाती है, उसके अंदर शेयर होल्डर सारी की सारी पावर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अपने पास रखते हैं। हाँ कुछ मैटर्स के अंदर जैसे डिविडेंड वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें वो उसको दे देते हैं कि भाई पहले तुम प्रेफरेंस अपना ले जाना, बाकी फिर हमारा होगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को फ़ायदा ही यही है कि 15% देने के बाद फ्री, सारा का सारा पैसा किसका है, ऑर्डिनरी का। लॉस में जाता है फिर भी देना पड़ेगा पैसा, यस बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि तो जो रिटेन अर्निंग होगी उसी से पूरा किया जाएगा ना। आपके पास आज तक जो रिटेन अर्निंग जमा हुई हुई है उसमें से दिया जाएगा, वो भी खत्म हो जाए तो फिर आपको अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। हाँ तो देखो जैसे आपने कहानी से कोई सुनना है, इन्होंने कहानी बनाई कि सर अगर सब खत्म हो जाए पैसे तो अल्टीमेटली कंपनी डूब जाएगी ना, और कंपनी डूब जाएगी तो मैंने तो सिखा दिया ना। नहीं देखो एक बात है, देखो आप एक लॉजिकल बात करते हैं ना, आप कंपनी चला रहे हैं, आप में इस्तेताअत है, आप डिविडेंड दिए जा रही हैं, एक वक्त आएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे, यही कहा जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से दोगे पैसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक उसको देने के लिए लोन लूंगा, दिस इज नॉट अ वायबल डिसीजन। लोन किस लिए लिया, आप बैंक के पास गए, देखो एक तो लॉजिकल बात करते हैं ना, आप बैंक के पास गए, आपने बोला लोन क्यों चाहिए, तो आप बोल रहे हो भाई शेयर होल्डर को पैसे देना, बोलेगा निकल यहाँ से, तेरे शेयर होल्डर को पैसे देने के लिए मैं क्यों पैसे दूं, वो बोलेगा मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए ना, बैंक को पैसे वापस चाहिए नहीं चाहिए, तो बैंक बोलेगा कम अप विद अ प्लान, आप कंपनी कैसे चलाएंगे। शेयर होल्डर को चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहा मैं, किसके लिए दे रहा हूँ, कंपनी चलाने के लिए, तो अल्टीमेटली कंपनी डूब जाएगी। थियोरेटिकल तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लोन ले लूंगा यहाँ दे दूंगा, भाई बैंक लोन ही नहीं देगा। बैंक आपको लोन कब देता है, जब अच्छी पोजीशन हो, या अच्छी पोजीशन नहीं भी हो, यू हैव अ प्लान टू सर्वाइव, नॉट अ प्लान टू गिव इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है, तो दोनों में फर्क है। हाँ जी ऑनलाइन वालों क्लियर है, जल्दी बताओ। होते हैं, मैं पीटीसीएल का ऑडिट करता हूँ, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल होते हैं, तभी तो हैं, अगर इशू नहीं होते तो कैसे होते। सही है। हाँ जी
प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद रिडीमेबल नहीं, वो अभी बाद में बताएंगे ना अली ना, वो तो क्लासेस में आते हैं ना। अभी यहां तक कहानी क्लियर है। चलें जी, हमने दो बातें सीखी। ईपीएस क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, पहला सीख लिया हमने। ये क्या बताता है कि एक शेयर होल्डर ने एक शेयर पे कितना कमा के दिया। दूसरा, ये सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए निकलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसका रिटर्न फिक्स है, तो ये पंचायत किसको होगी कि भाई मैंने कितना कमाया। क्लियर है? चलें अब हम सीखते हैं असल ईपीएस निकालना। आ जाओ जी। हमने कहा आपका जो अर्निंग पर शेयर है, आपकी जो बच्चों अर्निंग पर शेयर है उसका एक फॉर्मूला है। आपने उठा लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही किया था हमने पीछे। हमने उठा लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से लेस कर दूंगा रिटर्न ऑफ, वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये जो अमाउंट बचेगा वो किसका है? इसको हम इस स्टैंडर्ड की जबान में कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। यानी वो प्रॉफिट जो एट्रीब्यूट किया गया है, दिया गया है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। यानी आज के बाद देखो, अब तक तो हम ऐसी दुनिया में जी रहे थे कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिखता था, पर कहने का मतलब ये कि ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाके जमा होगा? रिटेन्ड अर्निंग में। वेरी गुड। और रिटेन्ड अर्निंग से इसके कितने हकदार हैं? दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो वो कह रहा है कि भाईजान अगर आप, अच्छा ये बात कोई दो राय नहीं है कि डिविडेंड दिया तो रिटेन्ड अर्निंग से ही जाएगा। हम यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन करके बताएंगे। हम बोलेंगे भाई हमने कमाया इतना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा इतना बनता है, तो जो बचा किसका है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। तो क्या रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट ऊपर वाला जाएगा नीचे वाला? ऊपर वाला। यही तो सिखाना है। रिटेन्ड अर्निंग में जो प्रॉफिट जाएगा वो पूरा जाएगा, 100% प्रॉफिट। और मुझे बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है कि उस पूरे प्रॉफिट में कुछ पैसे किसके हैं। तो अगर आप ये निकाल के बताना चाहते हो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है ऑर्डिनरीली, कि भाई एक शेयर पे कितना कमा के दिया जा रहा है, तो वो पैसा हटाने के बाद ना जो किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो आप आज के बाद ये कंक्लूड करें कि कंपनी जो भी कुछ कमाती है और उस कंपनी में अगर प्रेफरेंस शेयर बैठा हुआ है तो वो पहले उसको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दी गई है। उसके पैसे माइनस हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो किसके? तो वो पैसे यूज होंगे क्या निकालने के लिए? अर्निंग पर शेयर। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा अब ये बताओ, ये जो मैंने यहां से माइनस किया है ये इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड? डिविडेंड। इंटरेस्ट होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ होता। एग्रीड भाई? अगर इंटरेस्ट होता तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते 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 ऑलरेडी माइनस हो चुका आता ना। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? डिविडेंड की। ये प्रॉफिट के बाकी हकदार भाई शेयर होल्डर ही हैं, पर कितने नस्ल के शेयर होल्डर हैं? ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस। किसके पैसे निकाल दूं? किसके पैसे बच जाएंगे? और उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये यूज होंगे आपके ईपीएस निकालने के लिए। एग्रीड? चलें जी, अब इस पे भी एक कहानी बनाते हैं जी। हाँ, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं, एक मिनट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, ये लिख दिया मैंने। आगे तो वो ईपीएस देखेगा ना, तो ईपीएस देखेगा ना। तो वो तो मैं आपको बैक ऑफ द माइंड पे सिखा तो रहा हूँ कि ईपीएस निकाली कैसे जाती है। शेयर होल्डर के पास इतना टाइम थोड़ी ना वो कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन कौन करके देगा? कंपनी। शेयर होल्डर सिर्फ देखेगा। शेयर होल्डर को ये पता होगा कि प्रेफरेंस के पैसे इसके अंदर शामिल, वरना तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा ना।
कि आप उसके पैसे भी बता, अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे माइनस ना करूं, तो मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बता रहा हूं कि तुमने इतना कमाया पर शेयर, तो उसकी पर शेयर की कमाई क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना, तो वो डिविडेंड भी ज्यादा मांगेगा, जबकि वो मांग ही नहीं सकता क्योंकि उसमें से कुछ पैसे किसके हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। तो तभी कहा गया पहले उसके पैसे हटाओ और फिर बताओ कि असल में इन लोगों ने कितना कमाया है, सारे अखराजात को निकाल के, इंक्लूडिंग अखराजात ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक, जल्दी से, हाँ जी जल्दी से बता दो भाई। ओके गुड। हमने कहा सर देखो यहां पे मैंने N1 लिखा है, यहां पे हम एक चार्ट बनाएंगे आपको समझाने के लिए। हमने कहा आ जाएं जी, मैंने कहा सर अगर हम यहां पे लिखें प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और हम कह रहे हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मैं दो किस्में बना रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा भाई, अब अगर मैं जैसे ही यहां पे देखता हूं ना ये रिडीमेबल लिखा हुआ है, तो रिडीमेबल का मतलब है ये पैसे वापस करना है, ये पैसा वापस करना है, क्योंकि नाम से ही सजेस्टेड है रिडीम करना है, रिडीमेबल। तो मैं मार्केट में गया, मैंने बोला कि भाई मुझे आप पैसे देंगे, उसने बोला बिल्कुल, उसने बोला आप बदले में हमें क्या देंगे, हमने कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो उसने कहा मैं कंपनी का मालिक बन गया, मैंने कहा नहीं, कंपनी के मालिक नहीं बने आपने, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं कि इस टाइम पे मैं पैसे वापस ले लूंगा, तो ये तो उधारी हो गया ना, इसका सिर्फ नाम क्या लिख दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है, पर उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल। तो रिडीम करने का मतलब ये है कि आपने पैसे वापस करने, तो लोन भी तो यही होता है। तो उसने स्टैंडर्ड ने कहा यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि ये इक्विटी है, इक्विटी नहीं है, ये क्या है, लायबिलिटी है। तो हम कहेंगे कि सर ये कहलाएगा डेट, ये क्या कहलाएगा, डेट, ये लायबिलिटी कहलाएगा। अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ, जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इस पे भी रिटर्न क्या होगा, वेरी गुड, इस पे भी रिटर्न फिक्स होगा, एंड अज्यूमिंग 10% हमने लिख दिया यहां पे समझने के लिए, 10% हमने रिटर्न क्या लिख दिया, इस पे फिक्स लिख दिया। अच्छा अब सवाल क्या है सर, सवाल आप लोगों से ये है कि आप खुद बता रहे हैं कि ये डेट है, और डेट के ऊपर जब मैं रिटर्न देता हूं तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, अब मेरा आपसे सवाल एक मासूमाना, क्या ये इंटरेस्ट जो है इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ होगा, हुआ हुआ होगा ना, हमें कुछ भी नहीं करना फिर एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। देखो यही तो सिखाना था, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि ईपीएस निकाल के दो, और कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए जिसके ऊपर 10% का सूद है, सूद है बोला मैंने, इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग कर रही होगी तो क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करके बैठी हुई होगी, डेफिनेटली बुक करके बैठी हुई होगी, वो ऊपर प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, यानी इस प्रॉफिट में से उन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे ऑलरेडी माइनस हुए हुए हैं, आपने किया तो कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। तो यहां से माइनस करना या नहीं करना वो तो तब सोचना है जब इक्विटी हो, क्योंकि इक्विटी से बंटवारा होता है ना प्रॉफिट का, प्रॉफिट तक आने के लिए जो इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं आपकी समरी बनाने के लिए, और वो ये है कि इसका जो आप ट्रीटमेंट करेंगे इन पेपर या इन प्रैक्टिकल लाइफ,
लोन ही आएगा ना, लायबिलिटी साइड पे ही आ रहा होगा। हमने कब कहा कि ये तो नाम इसका ये है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पर ये रिडीमेबल नेचर के हैं। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे, मैंने कैश फ्लो के सवालात में देख लो आ रहा होगा, मेरे जो ICAW के सवाल है ना उसमें लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये लायबिलिटी में इशू होते हैं। लायबिलिटी है, रिटर्न भी फिक्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ट्रीटमेंट इन पेपर इज इग्नोर एज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। पेपर में आपने इसको इग्नोर करना है, या रियल लाइफ में भाई, क्योंकि इंटरेस्ट के नाम पे ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, ये आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी में दिख रहा होगा या लायबिलिटी में, लायबिलिटी में। इवन दो इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर, पर इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर्स बट ऑफ लायबिलिटी नेचर। तो इसको कहां दिखाएंगे आप, इक्विटी में, लायबिलिटी में। इक्विटी तो वो पैसे होते हैं जो आपने वापस नहीं करने। इक्विटी कौन से पैसे होते हैं जो आपने वापस नहीं करने, तो ये तो आपने वापस करने हैं, ये तो लोन ही है भाई। लोन जब लेते हो बैंक से तो क्या कहते हो कि इस दिन पे सूद के साथ मैं आपको पैसे वापस करूंगा, तो वहां पे भी तो इंटरेस्ट फिक्स ही होता है ना। क्लियर है? तो फर्क यही है, रिडीमेबल और इससे इक्विटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इक्विटी तो है ही नहीं ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेट, लायबिलिटी। लायबिलिटी के नाम पे पैसे ले रहे हो। किसी को आप कहो कि भाई आज मुझे पैसे दो, मैं आपको वापस नहीं करूंगा, तो ये क्या हो गई, इक्विटी। इसको हम कहते हैं इररिडीमेबल। क्या कहते हैं, इररिडीमेबल। तो अगेन वापस फॉर्मूले पे आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी की पूरी कमाई है, यस और नो, पूरी कंपनी की कमाई है। इसमें कितने लोगों के पैसे हैं, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपकी किताबों में हैं तो क्या उस पे आपने रिटर्न दिया होगा, दिया होगा। क्या आप माइनस करेंगे, ऑलरेडी हुआ होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक अराइव होने के लिए ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। आप करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा। देखो पर्पस क्या है, वो पैसा निकालना जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे पे पहुंचने के लिए रिडीमेबल का रिटर्न माइनस होगा, पर वो इंटरेस्ट के नाम पे ऑलरेडी माइनस हुआ है ना, इसलिए आपको कुछ करने की नीड नहीं है। हाँ, डिविडेंड का सोचना है, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट के बाद होता है, वो भी कहां से, रिटेन अर्निंग से। तो उसमें सोचना होता है कि मैं प्रॉफिट में से माइनस करूं या ना करूं। पहले बताओ, लॉजिकली क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ। अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज ट्रीटेड लाइक अ लोन। यस, क्या लोन की तरह ट्रीट करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक्चुअल में भी लोन ही है। एक्चुअल में भी क्या ही है, लोन या लायबिलिटी है। क्लियर है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ सारे बच्चों एक साथ, ताकि इसको आगे लेके चलें। रिडीम होने की वजह से, रिडीम होने की वजह से। ऐसे तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी होता है, तो क्या वो लोन नहीं होता? सही है ना। लोन की डेफिनेशन है दैट शुड बी रिडीमेबल, यू हैव टू रीपे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो लोन है। सही है। इंटरेस्ट का आंसर होता है इसके अंदर, तो आप तो कहते हैं सर इनका रिटर्न फिक्स है, अगर एक साल लॉस आया तो अगले साल प्रॉफिट से लास्ट शेयर का रिटर्न भी देना पड़ेगा, सिर्फ एक साल का। नहीं नहीं, देखो फिर गलत बात, फिर गलत बात। देखो इंटरेस्ट है ना, बैंक आप कमाओ या ना कमाओ आपसे इंटरेस्ट लेता है, तो ये भी लेगा ना। इसमें कोई दो राय है, जल्दी बता दो ऑनेस्टली, कोई दो राय है इसमें? भाई आप अगर लेट से नहीं भी कमाओ, शुक्रिया यार, हालांकि मैंने यूरोप के बाद अहद किया था कि नहीं पीऊंगा, पर आ गई तो पी लेंगे। चलें, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से फोकस के साथ, भाई बैंक आपको जो लोन देता है, क्या वो इस बात का ख्याल रखता है, क्या वो तहजीब रखता है, क्या वो तमीज़ रखता है, क्या कमा रहे हो नहीं कमा रहे, या आपसे पैसे लेता है? तो ये भी लेगा ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आई एम मेकिंग लॉसेस। लॉसेस तो आपको यहाँ आने के बाद पता लगेंगे। सही है, क्लियर है? हाँ जी जल्दी बताओ, क्लियर है? नजीब जल्दी से, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट तो मतलब इंटरेस्ट है ना, कमाओ या नहीं कमाओ वो तो आपको देना है। चलें ओके, अब हम आ गए यहां पे, इसके भी मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए दो हिस्से। ये भी बड़ी मजे की चीज है, इसको फोकस होके देखना।
ये क्यूमुलेटिव हो गया, और ये नॉन क्यूमुलेटिव। अब हम किधर किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, इररिडीमेबल जब आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या आती है? वेरी गुड, इक्विटी। और इक्विटी के ऊपर जल्दी से बता दो, जो मैं रिटर्न देता हूं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सर ये पैसे वापस नहीं देने। क्योंकि देखो सिंपल उसूल बनाते हैं, लोन के ऊपर रिटर्न इंटरेस्ट, इक्विटी के ऊपर रिटर्न डिविडेंड। डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? यस, सिर्फ तब जब वाइंड अप होगा तभी पैसा वापस होगा इक्विटी का, अदरवाइज नहीं हो सकता। अनलेस के कंपनी खुद कहे कि हम आपको आपका कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, पर वो कंपलसरी ऑप्शन है एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अगर कंपलसरी होगा तो वो तो लायबिलिटी बन गई ना भाई, एग्रीड है ना? देखो भाई आज मैंने पैसे दिए, कंपनी में लगा दिए, अब मैं चाह के भी वापस नहीं निकाल सकता पैसे, इक्विटी वापस नहीं होगी। हाँ, मैं किसी और शेयर होल्डर को बेच सकता हूं, वो एक अलग चीज है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिलीवर में पैसे लगा दिए, तो यूनिलीवर में जो मैंने पैसे लगाए हैं वो कंपनी ने शेयर इशू किए हुए होंगे ना, अब मैं अपने शेयर किसी और को तो बेच सकता हूं, इसका हरगिज मतलब नहीं है उसका शेयर कैपिटल चेंज हो गया, उसका तो वही है, खाली लोग उसी शेयर्स में आपस में खेल रहे हैं। रिडम्पशन कब होती है शेयर कैपिटल की? जब कंपनी बोले आओ अपने शेयर मेरे पास सरेंडर करो। दोनों में फर्क है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यूनिलीवर के शेयर खरीदे 50,000 अज्यूमिंग, तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं? तो कंपनी ने शेयर इशू भी कितने किए हुए? 50,000। अब मैंने उठा के आपको बेच दिए, तो क्या कंपनी के शेयर्स कम हो गए या अपनी जगह है? अपनी जगह है। कंपनी के शेयर्स अपनी जगह है। कंपनी के शेयर्स कब कम होंगे? जब आप कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी को कहेंगे ये लो शेयर्स को फाड़ के फेंक दो, इसको हम कहते हैं सरेंडर करना। पर ये तो केस ही नहीं है, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है जब तक कंपनी खुद कहे। तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल में फर्क समझ आ रहा है? रिडीमेबल इज कंपलसरी रिडम्पशन, इररिडीमेबल कंपलसरी रिडम्पशन नहीं है, आप रिडीम कर ही नहीं सकते। हाँ, आपस में बेच सकते हो, वो तो मसला ही नहीं है। हम तो यहाँ पे शेयर होल्डर का सोच रहे हैं, कंपनी का सोच रहे हैं। आज कंपनी ने मार्केट में 1 मिलियन शेयर इशू किए और लोगों से पैसे ले लिए, तो 1 मिलियन ये रहेंगे जब तक कंपनी डूब नहीं जाती। अब बाकी आपस में आप एक दूसरे को बेचते रहें। कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन। हाँ, कंपनी मार्केट में जाए बोले भाई हमें इतने शेयर रिडीम करने हैं, तो आओ हमारे पास, पर वो भी ऑप्शन है ना, लाजमी तो नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी इज कंपलसरी। क्लियर है? इक्विटी में रिडेम्पशन इज नॉट कंपलसरी, वो आप चाहें तो कर सकते हैं, पर उसकी भी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्यों करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें अगेन वो आगे सीखते हैं जी। तो अगर इक्विटी फिर लायबिलिटी में फर्क क्या रहेगा? लगाए हुए पैसे में ओनर में और उधार में फर्क होना चाहिए ना। तो रूल तभी बनाया ना। आज मैं एक कंपनी खोल के बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई कंपनी खुली हुई है तो पैसे लाजमी वापस करने, तो फिर ओनर और लैंडर्स में फर्क क्या रह गया? तो यही उसूल है ना। चलें आगे। खैर, हम आ गए इररिडीमेबल पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे। जल्दी से मुझे बताओ इररिडीमेबल पे रिटर्न क्या होगा? डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ है? नहीं। यही तो सोचना है, माइनस करूं या ना करूं। एक बात तो मुझे पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न मैंने जैसे ही माइनस किया ना, तो किसके पैसे बचेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग में जाएगा, वहां से पैसा बढ़ेगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए यहाँ से माइनस करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो पैसा बचा हुआ है ये 2 लोगों का है, उसमें से कुछ पैसे कौन ले जाएगा? तो जो बच जाएंगे ऑर्डिनरी के। वेरी गुड, आओ देखते हैं आगे। मैंने कहा भाई इररिडीमेबल में भी 2 किस्में हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। यहां पे साइड में लिखते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब है नहीं, सुकून से एक एक करके। डिविडेंड डिक्लेयर ना भी किया तो अक्यूमुलेट होता रहेगा। समझिएगा, मैंने कहा अब अज्यूम करें कि मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं,
24 की ईपीएस निकाल रहा हूं, 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, सही है जी। यहां पे इलस्ट्रेशन भी बनाते हैं साथ साथ। अगर मैं कह रहा हूं आपको कि अगर मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, सही है, सिर्फ समझने के लिए, ये आ गया, मैंने उठा लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है 200 मिलियन का। ये कौन से साल का प्रॉफिट है? 2024 का। सुनिएगा फोकस के साथ, मैंने इसमें से लेस करना है इररिडीमेबल पे रिटर्न ऑन, क्या लिखा है मैंने? क्यूमुलेटिव। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि आपने कुल मिला के 500 मिलियन के, फोकस को सुनिएगा, 500 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए। 500 मिलियन के कौन से शेयर इशू किए हुए? प्रेफरेंस शेयर, वो भी कौन से? क्यूमुलेटिव। इसके ऊपर जो रिटर्न है वो है 10%। और मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि नो डिक्लेरेशन, मैंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। किन लोगों को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस को नहीं दिया तो ऑर्डिनरी की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले किसको देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि चाहे आप इसको डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो, इसकी इंटाइटलमेंट बन जाती है इस साल के प्रॉफिट में, कानून के हिसाब से। किसके हिसाब से? कानून के हिसाब से, क्योंकि आपने उसको ना लिख के दिया होगा शेयर सर्टिफिकेट पे, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्या लिख के दिया होगा? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब ये जमा होते रहेंगे। तो जिस साल की जो इंटाइटलमेंट है हम उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि 200 मिलियन के प्रॉफिट में पूरा का पूरा 200 मिलियन किसका है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, क्योंकि इसमें से लाजमी पैसे किसके बनते हैं? अच्छा, तो मैंने तो डिक्लेयर किया ही नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है ना, आज नहीं तो कल इसके साथ मिला के देना है दूसरा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं डिक्लेयर करूं या ना करूं, उसमें से ये माइनस होगा। तो मुझे बताओ यहां पे 500 मिलियन पे कितना परसेंट? तो 500 मिलियन पे 10% कितना बनता है? 50 मिलियन। ये माइनस किया तो कितना आ गया? मैं ये कहूंगा कि 150 मिलियन इज इंटाइटल्ड फॉर कौन से शेयर होल्डर्स? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्योंकि देखो, आप खुद लॉजिक लगाओ, आप अपने शेयर होल्डर को कह रहे हो कि 200 मिलियन आपने कमाए हैं, उसने कमाए नहीं है। इसमें से लाजमी किसके पैसे बनते हैं जो कि डिक्लेयर नहीं हुए? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। बात समझ आ रही है? तो उसके पैसे बनते हैं, तो चाहे डिक्लेयर करो या ना करो आपने माइनस, क्योंकि यही पैसे अगले साल आपको देने पड़ जाएंगे ना, क्यूमुलेट होंगे, जमा होते रहेंगे। तो क्या हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है? यस। तो मैं अक्रू करूंगा ना डिविडेंड, तो पता है इसकी एंट्री क्या बनी होगी? बैक ऑफ द माइंड पे, बैक ऑफ द बुक्स के ऊपर रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कितने से भाई? 50 मिलियन से। ये एंट्री बन चुकी होगी चाहे मैंने डिक्लेयर किया हो। अच्छा, जब पे होगा ना, पता है क्या होगा? डिविडेंड पेएबल खत्म हो जाएगा और कैश चला जाएगा। यानी चाहे मैं डिक्लेयर करूं या चाहे मैं डिक्लेयर ना करूं, कानून के हिसाब से मुझ पे ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन है तो ऑब्लिगेशन बुक की है ना। ये क्या है ऑब्लिगेशन? क्या नाम है इसका? डिविडेंड पेएबल। दिस इज माय ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टू पे इन एनी केस, चाहे मैं डिक्लेयर करूं या ना करूं। तो लेट्स से आपने 24वां साल गुजारा, 2024 आपने गुजारा, तो क्या 2024 पे आपको देने का ऑब्लिगेशन आ गया था बुक की? आओ बताता हूं अगले साल, प्लीज सुनिएगा, ये भी एक समझने की बात है। मैंने कहा ईपीएस अगर मैं निकालूं मेरे बच्चों 2025 की, मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखा वही 200 मिलियन, सही है। और मैं यहां पे कहूं कि डिक्लेयर्ड फॉर 2024 एंड 2025, जल्दी से मुझे बताओ क्या इस 200 मिलियन में से
मैं लेस करूंगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न, जो कि किस नेचर के हैं, क्यूमुलेटिव। कितना माइनस करूं, 100 माइनस करूं या 50, 100 माइनस करूं? नहीं, मैं माइनस करूंगा सर सिंपली 50, क्योंकि पिछले साल का पिछले साल की अर्निंग में जा चुका है। यानी आप शेयर होल्डर को वरना 2 बार हिट दे देंगे। यानी आप शेयर होल्डर को बताना चाह रहे हैं कि शेयर होल्डर भाई आपने इतने कमाए पर शेयर, तो लास्ट शेयर कितने कमाए थे, 150, इस साल भी कितने कमाए, 150, जबकि इस साल डिक्लेरेशन कितनी हुई है, 2 सालों की। यानी पिछले साल का भी इस साल पे करूंगा, इस साल का भी इस साल पे करूंगा। पर हम अपने शेयर होल्डर को बताएंगे हमने आपको पिछले साल ही बता दिया था कि उस कमाई में से इतने पैसे आपके थे ही नहीं। इस साल भी आपको बता रहे हैं कि इस साल की कमाई में इतने आपके पैसे है ही नहीं। तो वो बोल रहा है जो 2 सालों के पैसे आप दे दो, बोले वो तो कैश है ना, आपकी कमाई तो हमने उसको हटा के ही बताई थी, और जो कि बतानी भी हटा के ही चाहिए। क्लियर है? तो हमने एक चीज सीखी, हम जब ईपीएस निकाल रहे होंगे, और हमारे पास हमारी किताबों में, तुम लोग बताओगे, हमारे पास हमारी किताबों में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने क्या बोला, रिडीमेबल, तो क्या कुछ करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों साथ साथ बताना, ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। दूसरा केस, मैंने कहा आपके पास आपकी किताबों में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, वो भी क्यूमुलेटिव के। कौन से? आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या माइनस करेंगे? क्यों? क्योंकि वो जमा होता रहता है, इंटाइटलमेंट है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस साल के प्रॉफिट में पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, क्योंकि इस साल के पैसे में से उनके पैसे बनते हैं जो सिर्फ दिए नहीं है। सवाल क्या है? बनते हैं जो सिर्फ दिए पर बनते नहीं है, बनते हैं। हमने माइनस करके बता दिया। अगले साल आए, अगले साल मैंने कहा भाई 2 सालों का डिविडेंड ले लो, यानी पैसे 2 सालों के दे रहा हूं, पर इस साल के प्रॉफिट में से कितना माइनस करूं, सिर्फ इस साल का। क्यों? क्योंकि पिछले साल का पिछले साल माइनस हो चुका है। तो हमने ये कहा पिछले साल के पैसे में से जितने बनते थे माइनस किए, इस साल के पैसे में से जितने बनते थे उतने माइनस किए, दोनों को मिला के पे कर दिया। क्लियर है? तो इसीलिए क्यूमुलेटिव के केस में कहा गया, यहां पे लिख भी देता हूं, इसलिए क्यूमुलेटिव के केस में कहा गया लेस करेंगे इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन। हम कहेंगे लेस करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये देखो, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ किस निकालने के लिए, ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर निकालने के लिए, इसके लिए मेहनत चल रही है। अभी तो नंबर ऑफ शेयर्स पे आना है। चलो आगे, अब हम किस पे आ गए, नॉन क्यूमुलेटिव पे। अब बिफोर वी गो टू नॉन क्यूमुलेटिव, ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो, यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? ये वाला हिसाब किताब जो मैंने अगले पेज पे इलस्ट्रेशन बताई है, जल्दी से। यशल हो गया, विशाल हो गया, जल्दी से आगे कह रहे हैं क्लियर है? ओके जी, अब्दुल रमान भी, वेरी गुड। चलें अब वापस से एक थीम फिर हम लेके चलते हैं। मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, चलो मैं 2026 की ईपीएस निकाल रहा हूं, सही है? मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इग्नोर। अच्छा, 2026 में मेरे पास इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव भी मौजूद है, इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव भी मौजूद है, इस बात को याद रखिएगा। तो मुझे एक बात बताओ, और मैंने कहा 2026 में मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं की, फिर भी माइनस क्यों? जमा होते रहेंगे। तो हम उसको बोलने का तरीका चेंज करते हैं थोड़ा, हम ये कहेंगे कि इस साल के पैसे में से उनके पैसे बनते हैं पर पे नहीं किए। सही है, लिख भी लीजिएगा, इस साल के पैसे में से उसके पैसे बनते हैं बट पे, इंटाइटलमेंट है, पे नहीं किए, क्योंकि इंटाइटलमेंट तो है ना, तभी तो जमा हो रहे हैं, अदरवाइज वो जमा नहीं होते। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों क्लियर है ना ये बात? चलें आगे। अब हमने कहा सर अब आ जाएं नॉन क्यूमुलेटिव पे। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव वर्ड से ही लगता है कि ये जमा नहीं होते, यहां पे लिख भी देते हैं सर, बाय नेम इट सजेस्ट कि ये जो है भाई accumulate
नहीं होते। चलो अब अजम्पशन तुम लोग बताओगे, भाई ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं और मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या करूं? इग्नोर। वेरी गुड, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इग्नोर करना है। मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या करूं? नहीं, अभी 1 मिनट रुकना है। आप आगे बताएं कि सर अब हुआ क्या। मैं कह रहा हूं डिक्लेयर नहीं हुआ, नहीं करेंगे। डिक्लेयर नहीं हुआ तो लेस, क्योंकि ये जमा ही नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वापस से 2024 ईपीएस निकाल रहा हूं, कौन से साल की? 24 की। मेरे पास ऑनलाइन में तुम लोगों ने भी साथ साथ बताना है। 2024 की नॉन क्यूमुलेटिव मेरे पास मौजूद है, उसको भूल जाओ। पहले मैं कह रहा हूं मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या करूं? ऑलरेडी माइनस हुआ होगा। दूसरा, मेरे पास इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ने डिक्लेयर नहीं किया, लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटाइटलमेंट बनती है, सिर्फ पे नहीं हुआ। आगे, मेरे पास इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हैं। इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव, जमा नहीं होगा और मैंने डिक्लेयर भी नहीं किया, माइनस करूं? नहीं, क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते कि इस साल के प्रॉफिट में से इसके इतने बनते थे, बनते ही नहीं थे, क्योंकि डिक्लेरेशन पे ही बनते हैं। यहां पे इससे पहले वाले केस में डिक्लेयर करूं या ना करूं, पैसे बनते थे, सिर्फ पे नहीं किए थे। यहां पे जब तक डिक्लेयर नहीं करूंगा, जब तक पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नेचर क्या है उसकी, नॉन क्यूमुलेटिव। आपके दिमाग में आना चाहिए। तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में इसमें क्या फर्क रह गया? फर्क ये रह गया कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तब तक नहीं मिल सकते जब तक इसको नहीं मिले। तो डेफिनेटली एक वक्त पे आके तो वो फंसेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन क्यूमुलेटिव के केस में मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैं लेस करूंगा ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। पहले बताओ कहानी समझ आई? ये सिर्फ तब लेस होगा जब डिक्लेयर होगा, इसके अलावा आप लेस कर ही नहीं सकते। भाई अगर मैं 2024 की ईपीएस निकाल रहा हूं, आप मुझे गाइड करें। 2024, चलो 25 पे आते हैं, अलग एग्जांपल। 25 की ईपीएस निकाल रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद है, क्या करूं? इग्नोर। 2025 में मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे पिछले साल का भी डिक्लेयर किया, इस साल का भी डिक्लेयर किया। लेस 2 सालों का करेंगे, इस साल का, पिछले साल का क्यों नहीं? हो चुका था, पक्की बात है, पक्का, ओके। तीसरी चीज इसी में 2025 की ईपीएस में, 2025 की ईपीएस में मैंने नॉन क्यूमुलेटिव पे 2 सालों का डिक्लेयर किया। लेस करेंगे, कितने सालों का? 1 साल का या 2 सालों का? वो कह रहे हैं 2 साल का। 2 साल, 2 साल, 2 इसी साल का, सिर्फ इसी साल का, 2 सालों का करेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव जब डिक्लेयर किया तभी तो राइट बना। आज मैं कह रहा हूं, आज मैं आपको 2 सालों के पैसे दे रहा हूं, क्या आपने पिछले साल माइनस किए थे? तो आप ये कह रहे थे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में उसके पैसे बनते ही नहीं थे, पर इस साल के प्रॉफिट में से मैं कितने सालों के दे रहा हूं? 2 सालों के। तो नॉन, तो वही कह रहा हूं ना, इंसेंटिवाइज करने के लिए 2 सालों का दे दिया। नहीं होना, जब मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मैं दूं या ना दूं। पर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल कि अगर 2 सालों का डिक्लेयर कर भी दे तो सारा का सारा कब माइनस करोगे? आज। यस, क्योंकि इम्पैक्ट इस साल के प्रॉफिट पे आएगा ना। किसको? नहीं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देख के दिया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना। देखो, आपको सिंपैथी नहीं लानी है, आप कंपनी है। सिंपैथी सेट असाइड व्हेन यू आर अकाउंटेंट, सही है ना, वो बाद में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? उसूल की। उसूल क्या है? माइनस होगा या नहीं होगा, सही है ना। अब वापस से 2026 की ईपीएस निकालते हैं, जल्दी से बताओ। 2026 की, 2026 में रिडीमेबल मौजूद है, क्या करूं? वेरी गुड, इग्नोर करूंगा। इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव मौजूद है, डिक्लेयर नहीं किया। इंटाइटलमेंट बनती है चाहे डिक्लेयर करूं, वेरी गुड। इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव मौजूद है, डिक्लेयर नहीं किया, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता, आपको कोई बोल नहीं सकता कि पे करो, क्योंकि आपने डिक्लेयर
नहीं किया। बात क्लियर है, पक्की बात है। चलें इस पे एक करते हैं इलस्ट्रेशन। ये मैंने इसकी प्यारी सी समरी भी बनाई हुई है, ये रही जो हमने अभी किया ना, वो सामने आ रही है, वो कॉपी कर लीजिएगा। पहले ये करके बता दें मुझे। प्रेफरेंस पे फिक्स देना है, फिक्स। नॉन क्यूमुलेटिव पे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये इस तरीके के होते हैं जो रिटर्न तो फिक्स होता है इस पे कि 15% ही होगा, पर ये वेट करेगा डिक्लेरेशन के लिए। कोई भी बंदा ऐसी कंपनी में पैसे तभी डालता है जब वो ये देख रहा होता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को यूजुअली डिविडेंड मिल रहा होता है, तो मेरा भी नहीं रुकेगा। सही है। तो कंडीशन ये होती है कभी एक आध साल बुरा गुजरे तो फिर नहीं मिलता। सही है। एक ही साल का देते हैं। हाँ हाँ जी, आपने निकालनी ईपीएस। अच्छा, ईपीएस फॉर द ईयर ही निकलती है ना, हर साल की निकलती है फॉर द ईयर। हाँ देखें, ईपीएस के लिए तो यही है ना। लॉन्ग टर्म विशाल, एक साल से ज़्यादा के लिए तो लॉन्ग टर्म है। सेशन के बीच में मैं अभी भी कहाँ गया हूँ? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं घूमूं? सारे मेन स्टैंडर्ड्स तो मैंने लाइव कराए। तो मैं सबसे पहले कैश फ्लो कराया, फिर बोरिंग कॉस्ट भी साथ साथ कराया, पीपी भी करा दिया, गवर्नमेंट ग्रांट करा दिया, अभी ईपीएस करवा रहा हूँ, उसके बाद एनपीओ कराऊंगा और फिर रेशियोज कराऊंगा। सब तो हो रहा है। हाँ बिल्कुल विशाल, ऐसा ही है। माइक्रो लिखा हुआ है। अच्छा, उसको हम फॉन्ट बड़ा कर देंगे, पर अगली बार आपने आप FAR 2 वाली अच्छी मिलेगी आपको, और ऑडिट वाली। हाँ जी, ईपीएस निकालनी है भाई। वो मैं डालूंगा विशाल। ये आप सोचिए कि नंबर्स क्या हैं इसमें। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना आ रहा है आप लोगों का? $2.5। चलें अभी देखते हैं। तुम्हारा कितना आया ईपीएस? प्रॉफिट
चलें अभी देख लेते हैं। हाँ जी, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूं तो वो आ रहा है हमारे पास 5 मिलियन, लिखा हुआ है ना, ये रहा। 2019 की बात कर रहे हैं हम। फिर वो कह रहा है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं इररिडीमेबल। जैसे ही हमने ये देखा तो हमें याद आ गया कि ये इक्विटी है, ऐसा है। और वो भी कौन से नस्ल की है ये, क्यूमुलेटिव, जिसकी अमाउंट कितनी है 2 मिलियन, रिटर्न कितना है। अच्छा, अब हम नीचे गए और नीचे वो कहता है कि कंपनी मेड अ डिक्लेरेशन एंड पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऑन क्यूमुलेटिव 2018-19 दोनों का। सिर्फ 19 का करेंगे तो पिछला क्यों नहीं कर रहे? वो पिछले साल माइनस होके उसको बता चुके होंगे। अगर इस बार करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। चलें, तो यानी हम ये कहने लगे हैं सर कि मैं इसमें से लेस करूंगा क्यूमुलेटिव का रिटर्न। कितना आ रहा है वो? 2 लाख रुपए। सही है जी। हमने कहा कि भाई ये हमने 2 मिलियन पे 10%, 2 लाख रुपए। सही है जी, ये हो गया डन हिसाब किताब। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेफरेंस शेयर फिर इररिडीमेबल है, और कौन से? वेरी गुड। कितने पैसे हैं? 100 रुपये का एक है, और रिटर्न कितना है? 15%। बट अभी हमें देखना है कंपनी मेड अ डिक्लेरेशन ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। डिक्लेयर किया है? यस सर, डिक्लेयर किया। अब क्या करें? माइनस कर दें। अच्छा, माइनस करने की भी लॉजिक है ना। हम कहेंगे ये जो भी पैसे कमाए गए ना, इसमें से उस पर डिक्लेयर करता या ना करता उसके पैसे बनते थे। इस पर डिक्लेयर कर दिया तो उसके पैसे बनते हैं, तो ये भी माइनस करो। तो हमने कहा यहां पे हम लिखते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा जी, 1.5 मिलियन, 15%, तो ये कितना आ गया? अच्छा, इसके अलावा ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उसका तो रिटर्न माइनस नहीं होता ना, वो तो हम उसके लिए तो निकाल रहे हैं ईपीएस। कितना आ गया? 4, ये 4575,000 आपका आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये वो प्रॉफिट है किसको मिलेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। हमने कहा चलिए जी सर ईपीएस निकालते हैं। हाँ जी, ईपीएस के लिए हमने कहा कि सर चलें ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के शेयर उठाऊं, सबको मिला दूं, या सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के? क्योंकि ईपीएस तो, क्योंकि पैसा उसका है तो शेयर्स भी उसके होंगे ना, लॉजिकल बात है। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 5 लाख रुपए का कैपिटल है, तो 5 लाख रखूं या इसको डिवाइड करूं 10 से? 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा कि भाई मैंने 4575,000 को डिवाइड कर दिया 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स से, 91.5 पर शेयर। ये किस शेयर होल्डर की कमाई है? तो प्रेफरेंस का पैसा कहाँ गया? वो ऊपर से माइनस हो गया। तो अब ये बिल्कुल पाक साफ है, ये सारे के सारे पैसे किसके हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ लॉजिक सिखानी है। वो कह रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.5 पर शेयर का। 1. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने 91.5 कमाया, जिसमें से 1.5 घर ले गया, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग कितनी हुई? 90। देखो, कमाई इंक्लूसिव होती है ना, बांटने से पहले।
बात समझ आ रही है? कमाई इंक्लूसिव होती है बांटने से पहले, तो बांटने से पहले कितनी कमाई है? 91.5। मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर तुम इसमें से 50,000 इंटू 1.5 करो, ये करना नहीं है एग्जाम में, से समझाने के लिए। सही जी, ये कितना आता है आंसर? 75,000 आता है, तो ये बच जाएगा 4.5 मिलियन। मेरा ये मानना है कि ये 4.5 मिलियन अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना किससे, 50,000 से, तो कितना आता है? देखो ये आता है 90 पर शेयर आता है। तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड। तो हमें ईपीएस है ना इंक्लूसिव निकालनी होती है। ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस कर दिया हो। अर्निंग का मतलब क्या? कमाए हुए पैसे, ना के बांटने के बाद कमाए हुए पैसे। वो कौन सी अर्निंग होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये कौन सी है? टोटल। ये जो 91.5 ये कौन सी है? टोटल है। इसमें से कितने बांटे हैं? 1.5। बचे कितने हैं? 90%। तो ईपीएस असल कौन सी? 91.5 या 90? 91.5। दिस इज एक्चुअल ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और 90 है अर्निंग्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? 1.5 ये है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए। कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे हैं ना, उनके पैसों में से उनको दिया है। तो उन्होंने कमाए कितने थे? 91.5। लेके कितने गए? तो बचने कितने चाहिए? तो मैंने आपको ऐसे प्रूफ भी किया ना, इस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे में से अगर डिविडेंड की अमाउंट निकाल दो, वो कितनी बन रही थी? तो ये बच गए। इसको मैंने 50,000 से डिवाइड किया तो देखो 90 आ रहा है। तो ये क्या है? 90। ये 90 वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनको पैसा बांटने के बाद। पर ये फिर अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। हमें क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर। वो क्या बता रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर। दोनों में क्या है? फर्क है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया, एग्जामिनर का कभी दिमाग घूमे वो टेस्ट कर सकता है। ये वो आपको बोले कि भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर दी हुई है, कैलकुलेशन बोलेगा बाहर में गई, वो बोलेगा अर्निंग पर शेयर निकाल दो, उसमें खाली आपने डिविडेंड ऐड करना होगा। किसका डिविडेंड? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। तो आप टक करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे फौरन से। क्लियर है? तो ये वो लॉजिकल भी चल सकता है ऐसे। क्लियर है? चलें, अब आप अपने पास हेडिंग डाल देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, यहां तक कोई मसला हो गया था? ये हमने सिर्फ अभी न्यूमरेटर पे काम किया है, अभी हम किस पे काम करेंगे? डिनोमिनेटर पे। हाँ जी, सबको क्लियर है? गुड, हो गया। चलिए जी भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आए जी देखते हैं। हमने कहा जल्दी से मुझे आप बताते हैं कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, यहां पे एक चीज चेंज करूंगा, आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो मैंने ऐड किया है, अब ये सीखना है। अभी आपने जो पिछले सवाल में ईपीएस निकाली थी ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स पे निकाली थी। हमें क्या यूज करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये जरा फर्क है, सही है ना? अभी आओ एक एक करके देखते हैं। बता रहा हूँ ना, उसको हम मजे मजे से सीख लेंगे, मसला नहीं है, बट ये कॉन्सेप्चुअली सही होने चाहिए हो बस। ऊपर वाली चौरंगी तो सीख गए कि ऊपर सिर्फ प्रॉफिट किसका आ रहा है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। वो हमने सीख लिया कि कब माइनस करना है, कब माइनस नहीं करना। वैसे मैं 50 सवाल भी करा दूंगा, सब में ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम होगा। तो हम आगे चलते हैं ताकि हम मिला दें चीजें। आगे फिर लिखा हुआ है नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे निकालना है। देखो यार,
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा एक इस चार्ट से समझाता हूं तुम्हें। हमने कहा कि हमारे पास ओपनिंग जनवरी 1, 2024 पे 50,000 शेयर मौजूद हैं, यानी ऑलरेडी इशूड हैं। ये कब की बात हो रही है? 2024 के ओपनिंग की। ये 50,000 शेयर ने इशू किए, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 लाख, यानी हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा? 5 लाख का, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स। सिंपल, ये बात हो गई। हमने कहा कि सर हम अगर आगे चले और हमें पता लगा कि यहाँ पे मार्च 31, 2024 को कंपनी ने जो है वो कितने शेयर इशू किए हैं? ये 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। हाँ, अब ये प्रीमियम पे भी इशू कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 50 का एक इशू कर ले, नंबर ऑफ शेयर्स तो यही है ना। 10 के हिसाब से कैपिटल में, बाकी कहाँ चले जाएंगे? प्रीमियम में। हेयर आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द अमाउंट, हेयर आई एम कंसर्न अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? चलें, मार्च के बाद चौरंगी आगे जाती है, हम आते हैं अक्टूबर 1, 2024 में। सही जी, और कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स। ये कंपनी लोगों से पैसे लिए जा रही है। ओपनिंग कितने थे? 50,000। मार्च में कितने और अक्टूबर में? अच्छा जी, आगे गए तो आगे हमारे पास सर आ गया 31 दिसंबर। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर पे मैं आपसे पूछूं मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3,50,000। ओके जी, ये आप लोगों ने खुद बताया, इस पे नहीं मुकरना आपने। 350 एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये रहे, ये 350 एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स है। पहले ऑनलाइन वालों से भी पूछ लेते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ये 350 एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ तक। पर मुसीबत ये है कि भाई कहा यह जा रहा है कि आपने ये 350 यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे ना, हमें चाहिए वेटेड एवरेज। अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ, क्या ये 50,000 शेयर्स जो है साल के शुरू से मौजूद है? तो इसको जो प्रॉफिट के ऊपर राइड मिलना चाहिए वो पूरे 12 महीने का मिलना चाहिए। समझ आता है? फिर ये जो 31 मार्च को आए 2 लाख, इसको प्रॉफिट पे राइड मिलना चाहिए 9 महीने का। ऐसा ही है? वो कितना आ रहा है जी? 150। और ये जो अक्टूबर में आए 1 लाख, इनको कितने महीने का राइड मिलना चाहिए? अगर मैं इन तीनों को सम करूं, कितना आ रहा है? 225,000,000। सर ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं क्यों कहा गया। आप जब किसी से लोन लेते हैं, बोरिंग कॉस्ट याद करो, मैंने अलग से करके दिखाया था, याद है? एवरेज बैलेंस आ रहा था। तो भाई कहने का मतलब यह है कि एक बंदा जब मार्च में आया है तो उस पर प्रॉफिट पे राइड भी मार्च से ही बनेगा ना।
अगर मैं लोन मार्च में लेता हूँ 31 को, तो मैं इंटरेस्ट कितने महीने का देता हूँ? 9 महीने का। अक्टूबर में लेता हूँ तो 3 महीने का। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर 350 रख दोगे तो ऐसा लगेगा सारे शेयर होल्डर साल के शुरू से मौजूद थे, जबकि सारे शेयर होल्डर साल के शुरू से मौजूद नहीं थे। जब जो बीच में आया तब से उसकी इंटाइटलमेंट है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ओपनिंग वालों की इंटाइटलमेंट कितने महीनों की है? 12 महीनों की। 31 मार्च वालों की 9 महीने की, अक्टूबर वालों की 3 महीने की। तो मैंने उसी के हिसाब से कर दिया। पर डज दिस मीन कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए या वो एक्चुअल है? वो एक्चुअल है। दिस इज फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटिंग ईपीएस। दिस इज फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटिंग। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने लोगों को असल शेयर इशू नहीं किए होंगे। असल शेयर वही इशू किए हैं। सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आपने नीचे नंबर ऑफ शेयर्स रखने हैं या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि एक बंदे की ऊपर वाले प्रॉफिट पे इंटाइटलमेंट तब से दिखाओ जब से वो क्या बना? शेयर होल्डर। तो जो अगर मैं 350 उठा लूंगा ना, तो मैं पता है क्या कह रहा हूँ दुनिया को, सारे के सारे साल के शुरू से मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अब यहां पे इंस्टेड ऑफ 350 में कितना रखूंगा? 2,25,000। क्या ये एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स है या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है? एक एवरेज है कि जब जो बंदा आया तब से उसका राइट बनता है। एग्रीड है यहां तक? और ऊपर मैं रख दूंगा प्रॉफिट, और जैसे ही मैं उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ईपीएस। कहानी क्लियर है? पक्की बात है? इस टाइमलाइन को जल्दी से कॉपी करो। यस, नहीं डिवाइड, डिविडेंड तो पूरा मिलेगा। डिविडेंड वो तो एक्चुअल मिलता है ना, वो तो एक्चुअल मिलता है ना, प्रॉफिट को देख के मिलता है। अच्छा देखो, ईपीएस को जब मैं देख लूंगा इसमें वेटेड एवरेज का इंपैक्ट शामिल है ना, तो वो अकॉर्डिंगली इसी को देख के डिविडेंड देंगे ना। पर डिविडेंड तो असल में मिलेगा। डिविडेंड कभी भी टाइम अपोर्शन पर वो उसको देख के दिया जाता है कि भाई ऑन एवरेज कितना कमाया। क्लियर है? इसको कॉपी करें। आनी भी चाहिए ना, अर्निंग ज़्यादा भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने पता नहीं मिलियन ऑफ शेयर इशू कर लिए साल के आखिरी महीने में, वो तो बर्बाद हो जाएगी। बोलेगी यार ईपीएस इतनी कम आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड पोजीशन होगी, क्योंकि ऑन एवरेज वो शेयर्स आए कब थे? 1 महीने पहले। तो उनको दिखना भी 1 महीने पहले चाहिए। हाँ, क्योंकि डिविडेंड तो सबको इसलिए मिलेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने पैसे दिए हैं, प्रीमियम भी तो दिया होगा, इसलिए। तो ये तो एक अर्निंग को असेस करने का तरीका है। ऐसा नहीं हो कि पोजीशन देखो साल के शुरू से जो बैठा हुआ है ना बंदा, और फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करूं तो समझ आता है यार पूरे साल का दिखना चाहिए। एक बंदा आया ही 1 महीना पहले, अब फॉर एग्जांपल ईयर एंड के 2 महीने पहले आपने शेयर इशू कर दिए, आपकी तो पोजीशन खराब हो जाएगी। तो फिर अकॉर्डिंगली दिखना चाहिए ना। मतलब ऐसा लगेगा शेयर होल्डर को आउटसाइड द वर्ल्ड कि यार ये तो कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है ना। अगर मैं सारे शेयर अज्यूम करूं कि मैं दिसंबर में इशू करूं, तो ईपीएस ड्रास्टिकली नहीं गिर जाएगी आपकी। तो ईपीएस ड्रास्टिकली गिरने की वजह क्या होगी? नंबर ऑफ शेयर्स, कि आपकी असल परफॉर्मेंस खराब है। सही है ना? ईपीएस के ऊपर डिविडेंड नहीं देते, ईपीएस को देख के देते हैं। सिर्फ ये ईपीएस को देख के दिया जाता है। यानी मैं कह रहा हूं ऑन एवरेज जो अर्निंग आएगी ना अभी, वो वेटेड एवरेज आएगी। क्या ऑन एवरेज मेरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब से आए थे तब से उनको शेयर्स पे राइट मिला, प्रॉफिटेबिलिटी पे राइट मिला। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे राइट जब से मिला तो वो मुझे ईपीएस में दिख रहा है ना। अब मैं इसी को देख के, अपने गुल्लक को देख के, अपने पैसे को देख के डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा। ये फर्क है। ये तो सिर्फ ईपीएस निकालने का एक मेथोडोलॉजी है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कहता है कि जैसे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एक बंदे को इंटरेस्ट कब मिलता है? जब वो पैसे देता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पे राइट भी कब से मिलेगा? तो प्रॉफिट पे राइट होना और प्रॉफिट से डिविडेंड मिलना तो अलग बात है ना। तो डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग से मिलेगा जब ये यहाँ से जाएगा, तो इसलिए।
नहीं नहीं, ईपीएस बढ़े क्यों भाई? अगर आप फॉर एग्जांपल आप जब किसी बैंक से लोन लेते हो तो क्या लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट देते हो? कब से देते हो? तो ये क्या किया है मैंने? प्रॉफिट पूरे साल का है ना, तो हर शेयर होल्डर का प्रॉफिट पे राइट पूरे साल का है, या जब से वो आया? तो हमने क्या किया? अब जल्दी से बताओ मुझे, सारी चीजें साइड में रख के इधर जल्दी से इधर बताओ सब। अगले साल जब मैं ईपीएस निकालने जाऊंगा तो मेरे पास ओपनिंग शेयर्स कितने होंगे? 350 या 225? एक्चुअल होंगे कितने होंगे वो? 350। अच्छा, अब ये अगले साल 350 पूरे 12 महीने होंगे। हाँ, तो अब ये देखो ना, अब ये 350 पूरे साल रहेंगे। अब पूरे साल की ईपीएस 350 पे देखी जाएगी, जो कि एक्चुअल डिपिक्शन होगी कि अब ये पूरा, अब हमने बोला अब तो आ गए ना पूरे साल, अब देखो 350 के लिए तुमने कैसा परफॉर्म किया। क्लियर है? इस साल मैंने पूरे 350 की परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, क्योंकि वो साल के शुरू से नहीं थे, जब से थे तब से देखी, वही फर्क है। हो गया कॉपी है? तो एक सवाल करें, सिर्फ ऑर्डिनरी, क्योंकि प्रेफरेंस के लिए तो ईपीएस निकलती ही नहीं है। हाँ जी, कॉपी हो गया बच्चों? चलें आगे, एक सवाल करते हैं इस पे यार, ये जब तक तुम्हें समझ आए। अभी तक लगा मुश्किल? नहीं लगा ना? पीपी भी हो गया ना? पहले तुम लोग कह रहे थे मुश्किल है, हो गया ना? मैंने हर स्टैंडर्ड की अप्रोच बनाई हुई है। आप ग्रांट उठा लें, आप कैश फ्लो उठा लें, कैश फ्लो में तो खैर भाई को टच ही नहीं कर सकता कोई, सीधी सी बात है, सही है। एनपीओ, पीपी, ये सारे आपके वो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो आपको पास करने में हेल्प करेंगे। पर अगेन दिस इज़ नॉट द एंड। मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिस बहुत करनी है, इसके लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं ज़रा दिसंबर तक ख़त्म करूँ कोर्स। उसके बाद हम 2 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे, या आपके पेपर से 10 दिन पहले तक सवालात पे सवालात, यानी पेपर प्रेशर बना के कि आप बैठे होंगे, हम सवाल दूंगा मैं, उसी टाइम हम सॉल्व करेंगे। सही है? तो ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है पास करने के लिए। अच्छा जी, आ जाएं जी इस सवाल पे। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सवाल बना देता हूँ, क्योंकि उसमें बायबैक का भी हुआ है ना। मैं खाली अभी यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन, आप भी कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा अभी। हाँ भाई, ओपनिंग शेयर्स दिए हुए हैं, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, फिर शेयर इशू किए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 मिलियन है, कंपनी के पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ क्यूमुलेटिव नेचर मौजूद है 1.5 मिलियन का, और रिटर्न कितना है उस पर? 15%। तो मैंने ये नहीं बताया कि क्यूमुलेटिव में डिक्लेयर किया या नहीं किया, तो करे या ना करे कोई मसला है? क्यूमुलेटिव है ना, तो माइनस करना ही करना है।
हाँ 1.5 मिलियन। सिक्स पॉइंट 6.82 EPS। ओके, वेटेड एवरेज के साथ। चलो गुड, अभी देखते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन मतलब कितनी आ रही EPS? हाँ जी, अब्बास, अब्दुल रहमान, मनाइल, बिलाल, जल्दी EPS कितनी आ रही है भाई? 6.82। चलो देखते हैं। ओपनिंग कितने हैं? 5 लाख। ये आ गया 12/12। ये तो सीधा सीधा आ गया हिसाब किताब। और आपने जुलाई 1 पे कितने इशू किए हैं? ये आ गया 6/12। ये आ गया 150। फिर आप आ गए अक्टूबर में, और वो है 2 लाख। ये आ गया 3/12। इन सब का सम, ये एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक्चुअल हैं, वेटेड एवरेज है। अच्छा भाई, EPS के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने उठाया, और आपने ये उठाया 5 मिलियन। इसमें से आपने लेस कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न। वो कितना है जी? 72। ओके जी, 225,000। तो ये कितना आ गया? 4,775,000। तो आपने जब इसको इससे डिवाइड किया 6.82 की आ गई EPS। क्लियर है? आसान है, यानी हमने वेटेड एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बायबैक। बहुत आसान है, मतलब ये जो एक बार थीम पे चढ़ा दिया ना, एक करके कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। अब बायबैक सीखते हैं। बायबैक का मतलब पहले समझ लो, ये नहीं है कि आप आपस में खेल रहे हैं, यानी कंपनी अब आपको अप्रोच करेगी और आपको ये कहेगी कि आप अपने जो शेयर्स हैं ना वो सरेंडर करें, और हम उसको फाड़ के फेंक देंगे, वो शेयर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कंपनी की बुक से ही निकल जाएंगे। यानी अज्यूमिंग इस सवाल के अंदर मेरे पास ओपनिंग 5 लाख शेयर्स थे। अब वो 5 लाख शेयर्स आप आपस में बेचते रहेंगे ना, कंपनी की ज़ात पे कोई इफेक्ट नहीं है। कंपनी के पास तो वही है ना। कंपनी की ज़ात पे इफेक्ट कब आएगा? जब मैं आपको अप्रोच करूं और मैं बोलूं अपने शेयर सरेंडर करें, मुझसे पैसे लें, और शेयर क्या कर दूं? कैंसिल। सिर्फ एक चीज़ सिखा रहा हूं, फिर आप खुद अप्लाई कीजिएगा। सही है? चीज़ ये है कि अगर मैं अज्यूम करूं कि मैंने अक्टूबर में बायबैक किया, लेट्स से 2 लाख शेयर्स का, कितने शेयर्स का? 2 लाख शेयर्स का मैंने क्या किया? बायबैक किया। आप लोगों से शेयर्स वापस ले लिए, तो आपको पैसे भी तो दिए होंगे ना। वो मैं शेयर्स क्या कर रहा हूं? कैंसिल। तो क्या वो किताबों में होंगे या चले जाएंगे? नहीं, वैसे बता रहा हूं, चले जाएंगे ना। यानी ओपनिंग में तो होंगे, बट मेरी किताबों से चले जाएंगे। अब आपकी वाली बात कि अगर अक्टूबर में मैंने 2 लाख शेयर्स बायबैक किए, तो वो कितने महीने मौजूद थे? 9 महीने। कितने महीने नहीं थे? तो मैं जो वर्किंग के अंदर माइनस करूंगा ना, वो से 3 महीने करूंगा, क्योंकि 9 महीने उनकी प्रॉफिट पे इंटाइटलमेंट थी, 3 महीने नहीं थी। तो मैं सिंपल यही वर्किंग रखूंगा सारी, और अक्टूबर में आके 2 लाख × 3/12 जो 50,000 का पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव हो जाएगा।
तो बाकी 9 महीने ऑटोमेटिकली ऊपर रह जाएंगे और रहने भी चाहिए। अगले साल ना वो एक्चुअल शेयर्स में होगा तो ना वो वेटेड एवरेज में होगा, अगले साल तो एक दिन भी मौजूद नहीं होगा ना। तो जब एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स से आप उसको निकाल दोगे तो अगले साल वो किसी गिनती में ही नहीं आएगा। पर इस साल तो 9 महीने आना चाहिए ना, तो कितने महीने नहीं आना चाहिए, तो हम 3 महीने से हटा देंगे तो 9 महीने ऑटोमेटिकली रह जाएगा। क्लियर है? आओ जी ये वाला सवाल। बिल्कुल लेती है, वो बोलती है कि यार हमें इतने सारे शेयर होल्डर्स नहीं पालने और हम लिमिटेड शेयर होल्डर्स तक अपनी ओनरशिप रखना चाह रहे हैं। प्रीमियम पे ना, जितने पैसे मार्केट से लगे होते हैं इवन उससे ज़्यादा भी देती है। शेयर होल्डर्स तो अकाउंटिंग नहीं करना ये वाली। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, कंपनी बायबैक करना चाह रही है और शेयर होल्डर मना कर रहा है तो अकाउंटिंग नहीं करना ये वाली। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई? तो जानी ले सकती है ना फोर्सफुली, ऐसे तो ना गुद्दी पे चमाट मार के बोले शेयर्स दे दे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। मतलब क्या मतलब ये इसमें क्या बोलूंगा मैं भाई? अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे यार बैग पसंद आ रहा है आपका, मुझे दे दो, आप बोलोगे नहीं दे रहा तो मैं मारूंगा तो नहीं ना। अरे तो मैं भी तो भाई कंपनी से बड़ा ही हूँ ना, क्या हो गई बात यार? भाई देखो लॉजिकली सोचो, ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है? ये तो बिजनेस सेंस है ना, कि अगर एक बंदे को तुमने पिच किया तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो? मार्केट में 25 रुपए का शेयर चला, तुम उसे 35 ले लो, 40 ले लो, ये इंसेंटिव है ना। नहीं मान रहा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ ये 70,000 3 से, क्योंकि ऊपर 9 महीने खुद ब खुद रह जाएंगे ना, यानी ये बायबैक तो ऊपर से ही हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि ये 70,000 शेयर्स असल में तो 70 ही निकलेंगे, पर ईपीएस के हिसाब से कितने महीने निकलने चाहिए? 3 महीने, तो 9 महीने ऑटोमेटिकली ऊपर। यस टू 7.06 7.06 ओके देखते हैं अभी। यहाँ पे भी कह रहे हैं 7.06, तो इसमें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल नहीं निकालने को दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है। चलें देखते हैं। हमने कहा कि सर अब हम अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग आप लोग मुझे बता रहे हैं 5 लाख है। ये कितना आ गया जी? 5 लाख शेयर्स। फिर आपने कहा कि भाई फर्दर इशू हुआ है अप्रैल में, और कितने शेयर्स का ये? 2 लाख, और ये आ गया 9/12। ओके ये आ गया हमारे पास जुलाई। ये कितने शेयर्स हो गए? 1/50, और ये आ गया 3/12। ये कितना बनता है? सॉरी 6/12। ये कितना हो गया? 75,000। और हमारे पास अक्टूबर 1, 2019 पे 70,000 बायबैक हुए हैं। अच्छा ये 70,000 जो है ना, ये एक्चुअल में ही 70,000 जाएंगे। यहाँ बायबैक 70 ही होंगे, बट क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं कि एक शेयर होल्डर की एक शेयर पे कितनी कमाई हुई थी, तो 9 महीने तो ये थे ना, तो उस पर इनका राइट बनता है ना। कितने महीनों पे नहीं बनता? 3 महीनों पे। तो हमने ये कहा कि भाई 3/12 निकाल दो, कितना आ गया? 17,500। 7500। तो आपने कहा कि सर जब मैं ईपीएस निकालने बैठा यहाँ पे तो 5 मिलियन है, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया? 7.06 पर शेयर।
EPS आ गई। अब तक क्लियर है? यानी सो फार आप लोगों ने अर्निंग निकालना सीख ली, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में फर्दर इशू और बायबैक सीख लिया। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि बोनस पे क्या होगा, राइट इशू पे क्या होगा। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं केसेस, बट ये है कि हम इंशाल्लाह उसको भी एक एक लाइन में करेंगे। सही है, मिलते हैं अगली क्लास में। पर इसका आज एक होमवर्क मैंने यहाँ लगाया हुआ है। सही है जी, तो ये प्लीज़ आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सही है जी, साथ ही दे रहा हूँ होमवर्क, तो ये करके आइएगा आप। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसका सल्यूशन भी दे देता हूँ तुम लोगों को। मैं अभी इसको वापस से कह रहा था, मैंने उसको कहा था वो शायद अभी मिलता है तो मैं कहता हूँ उसको। कल हम 9:30 बजे 9 बजे से लगा लेते हैं। 10 से इसलिए मेरे को, अच्छा मैं वैसे ही डूअर से आया हूँ तो मुझे ऑफिस पहुँचना होगा, इसलिए तो हम कर लेते हैं कल 9 से कर लेते हैं या 9:30। अच्छा, तो 9:30 से तो हो जाएगा ना, 9:30 तो सही है। सही है, 9:30 सही है। चलें, ओके।